नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। सबसे पहली खबर वित्त मंत्रालय से। हाल ही में वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड का शुभारंभ किया है। भारत में अवसंरचनात्मक परियोजनाओं से जुड़ी अपडेटेड जानकारी को सभी हितधारकों को उपलब्ध कराने के लिए एक वन स्टॉप समाधान के रूप में इस ऑनलाइन डैशबोर्ड की परिकल्पना की गई है। आइए इस डैशबोर्ड के लाभों को जानते हैं। ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को दृश्यता प्रदान करेगा। ये संभावित निवेशकों की ओर से नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के वित्त पोषण में सहायता प्रदान करेगा। ये एनआईपी के बारे में घरेलू और विदेशी निवेशकों को अपडेटेड जानकारी तक पहुंच उपलब्ध कराएगा। ये संबद्ध मंत्रालयों और विभागों की परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन सुनिश्चित करेगा। इस ऑनलाइन डैशबोर्ड को इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड यानी आईआईजी पर होस्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि आईआईजी एक इंटरैक्टिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये देश में निवेश अवसरों के बारे में अद्यतन और वास्तविक समय पर जानकारी देता है। आईआईजी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग और इन्वेस्ट इंडिया की पहल है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन देश भर में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करने और सभी नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अपनी तरह की प्रथम पहल है। इसमें आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा दोनों परियोजनाएं शामिल हैं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष 2020 से वर्ष 2025 के दौरान लगभग 111 लाख करोड़ रुपए के निवेश की संभावना व्यक्त की गई है। योजना के तहत ऊर्जा क्षेत्र को 24% महत्व, सड़क क्षेत्र को 18%, शहरी अवसंरचना को 17% और रेलवे को 12% महत्व दिया गया है। इस योजना में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 39%, राज्य सरकार की 40% और निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 21% रहेगी। अगली खबर केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में विकासात्मक गतिविधियां संचालित की हैं। आइए अब नजर डालते हैं उन सभी विकासात्मक पहलों पर। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को मुख्य भूमि चेन्नई से जोड़ने वाली एक सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा रही है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को वहनीय और बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने और डिजिटल इंडिया के सभी लाभों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगी। विशेष रूप से ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, बैंकिंग प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा। अंडमान एवं निकोबार के 12 द्वीपों में उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसमें पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे की क्षमता में वृद्धि करना तथा स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और लॉन्ग आइलैंड में वाटर एरोड्रोम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यात्री टर्मिनलों का विकास करना आदि शामिल है। अंडमान और निकोबार को पत्तन आधारित विकास के केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से ग्रेट निकोबार में एक ट्रांसशिपमेंट पत्तन के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। ये द्वीप समूह 2 मुख्य भौगोलिक लाभ प्रदान करता है। पहला, ये अत्यधिक व्यस्त पूर्वी पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्ग के निकट स्थित है। दूसरा, यहाँ के समुद्री तट के आसपास के जल में प्राकृतिक गहराई मौजूद है जो इसे नवीनतम पीढ़ी के बड़े जहाजों को समायोजित करने में सक्षम बनाती है। आइए अब अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के महत्व को भी समझते हैं। ये भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण हित साधने और इस क्षेत्र में चीन की उपस्थिति से निपटने में सहायता प्रदान करता है। ये द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के केंद्र में है, जहां महत्वपूर्ण समुद्री संचार लाइनों का जाल बिछा हुआ है। इसके अलावा विश्व का 30% से अधिक समुद्री व्यापार इस क्षेत्र से होकर संचालित होता है। इस वजह से हिंद प्रशांत युग के महत्व को बढ़ावा मिला है। साथ ही भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अगली खबर परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। अब तक के सबसे बड़े थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर ITER के असेंबली चरण की शुरुआत हो गई है। फ्रांस में स्थित इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर एक प्रयोगात्मक टोकामेक नाभिकीय संलयन रिएक्टर है। टोकामेक एक मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस है जिस नाभिकीय संलयन के सिद्धांत के आधार पर सूर्य और तारों को ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे ही सिद्ध करने के लिए टोकामेक को तैयार किया गया है। उल्लेखनीय है कि नाभिकीय संलयन से तारों को व्यापक मात्रा में और कार्बन मुक्त ऊर्जा प्राप्त होती है।
जब 2 या 2 से अधिक परमाणु नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो उस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस प्रक्रिया में विशाल मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ये सूर्य और तारों की ऊर्जा का भी स्रोत है। ITER को कई उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया गया है। इसके माध्यम से प्रायोगिक तौर पर 500 मेगावाट संलयन ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इससे संलयन ऊर्जा संयंत्र के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों के एकीकृत संचालन का प्रदर्शन किया जाएगा। इसे ट्रिटियम ब्रीडिंग यानी ट्रिटियम का उत्पादन करने का परीक्षण करने के लिए भी डिजाइन किया गया है, क्योंकि ट्रिटियम की वैश्विक आपूर्ति भविष्य के ऊर्जा संयंत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उल्लेखनीय है कि संलयन अभिक्रिया में ईंधन के लिए ड्यूटेरियम के साथ साथ ट्रिटियम का प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से एक संलयन उपकरण की सुरक्षा विशेषताओं का प्रदर्शन किया जा सकेगा। ITER के सदस्यों में चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। भारत क्रायोस्टेट, इनवॉल्व शील्डिंग, कूलिंग वाटर सिस्टम, क्रायोजेनिक सिस्टम, आयन साइक्लोट्रॉन, RF हीटिंग सिस्टम आदि को उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है। ITER इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर, गुजरात, भारत की ओर से इन सभी उपकरणों की आपूर्ति करेगा। आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री ने मौसम पूर्वानुमान एवं चेतावनी प्रणाली में सुधार के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों के व्यापक अनुप्रयोग पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने देश में मानसूनी वर्षा और बाढ़ की भयावह स्थिति से निपटने के लिए असम, केरल, बिहार आदि राज्यों द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित एक बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। प्रधानमंत्री ने सभी केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने, नवीन प्रौद्योगिकियों के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने और लचीली विकासात्मक एवं बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को अपनाने पर बल दिया। भारत के 329 मिलियन हेक्टेयर के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ के प्रति प्रवण है। आइए अब जानते हैं बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी नेटवर्क से संबंधित समस्याएं। भारत में विश्वसनीय पूर्वानुमान लगाने के लिए बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के पास डिजिटल उच्चावच मॉडल नहीं है। डेटा के अवलोकन और संचार के लिए बहुत कम नदी बेसिनों में स्वचालित सेंसर्स स्थापित किए गए हैं। अधिकांश राज्यों में फ्लड प्लेन जोनिंग विनियम लागू नहीं किए गए हैं। जलाशयों के लिए अंतर्वाह पूर्वानुमान प्रणाली का अभाव है। हालांकि इस दिशा में कुछ कदम भी उठाए गए हैं, जैसे भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा बेहतर पूर्वानुमान और सटीक चेतावनी जारी करने और वास्तविक समय पर मौसम रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक उन्नत प्रणाली विकसित की गई है। मुंबई के लिए एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली iFlows मुंबई विकसित की गई है। अगली खबर पर्यावरण से संबंधित है। मानव हाथी संघर्ष के प्रबंधन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEF&CC द्वारा विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया गया है। मानव एवं हाथी संघर्ष के लिए विभिन्न कारक उत्तरदायी हैं, जैसे हाथी घनत्व, मानव घनत्व, प्राकृतिक संसाधन उपलब्धता, वन क्षेत्र का विस्तार, फसलों की हानि और पर्यावासों में हस्तक्षेप आदि। भारत में एशियाई हाथियों की 60% से अधिक आबादी पाई जाती है। कर्नाटक में जंगली हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा है। IUCN की सूची के मुताबिक ये एंडेंजर्ड स्थिति में है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई कुछ पहलें। सुरक्षा पोर्टल, ये वास्तविक समय पर सूचना संग्रह और वास्तविक समय के आधार पर मानव एवं हाथी संघर्ष के प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल है। ये डेटा संग्रह प्रोटोकॉल, डेटा ट्रांसमिशन पाइपलाइन और डेटा विजुअलाइजेशन टूल के निर्धारण में सहायक होगा। ये विभिन्न एजेंसियों को मानव हाथी संघर्षों के समाधान के लिए कार्य योजनाओं को विकसित करने में सक्षम बनाएगा। आइए अब जानते हैं मानव एवं हाथी संघर्ष के प्रबंधन के लिए उपयोग की जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाएं। हाथियों के झुंडों को वनों तक सीमित रखने के लिए चराई घास का रोपण, हाथियों की आवाजाही पर निगरानी रखने और ग्रामीणों को सूचित करने के लिए निगरानी टावर का निर्माण, हाथी द्वारा उपभोग नहीं की जाने वाली गैर खाद्य फसलों जैसे मिर्च, खट्टे फल, अदरक, प्याज आदि को वैकल्पिक रीति से खेतों में उगाने से हाथियों द्वारा खेतों को नुकसान पहुंचाने से रोका जा सकता है। राज्यों के वन विभाग हाथी कॉरिडोर से संबंधित भूमि के कानूनी अधिग्रहण के लिए कैंपा यानी प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी कैंपा फंड या अन्य स्रोतों से फंड का उपयोग करने पर विचार कर सकते हैं। आइए अब नजर डालते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। रणनीतिक महत्व वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी पर बल।
सरकार का उद्देश्य रणनीतिक महत्व वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिवासित और कार्य करने वाले लोगों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इस परियोजना के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के सीमावर्ती गांव शामिल हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए इन गांवों का रणनीतिक रूप से चयन किया गया है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में सेना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के लिए 1347 स्थलों पर उपग्रह आधारित डिजिटल सैटेलाइट फोन टर्मिनल की व्यवस्था की जा रही है। इंडिया कनाडा सेंटर फॉर इनोवेटिव मल्टीडिसिप्लिनरी पार्टनरशिप टू एक्सीलरेट कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबिलिटी IC इम्पैक्ट्स। ये कनाडा भारत अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र है। इसका उद्देश्य जल, स्वास्थ्य और अवसंरचना से संबंधित दोनों राष्ट्रों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है। वर्ष 2013 से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अनुसंधान साझेदारी के लिए IC इम्पैक्ट के साथ कार्य कर रहा है। IC इम्पैक्ट के तहत अनुसंधान सहयोग के प्रमुख प्राथमिकता युक्त क्षेत्र हैं हरित इमारतें और स्मार्ट शहर, आग के दौरान इमारतों में फंसे लोगों की सुरक्षा के उपाय, एकीकृत जल प्रबंधन, सुरक्षित और संधारणीय अवसंरचना तथा जल जनित और संक्रामक रोगों से उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याएं। हिमालयी भूतापीय जल स्रोत। हाल ही में एक शोध में उल्लेख किया गया है कि हिमालय के भूतापीय जल स्रोत, जो कि गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है, अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध जल का निस्सरण कर रहे हैं। हिमालय के कोर में मौजूद कार्बोनेट चट्टानों के मेटामॉर्फिक डिकार्बोनाइजेशन और ग्रेफाइट के मैग्मा में परिवर्तित होने और इसके ऑक्सीकरण से ये CO2 प्राप्त होता है। भूतापीय जल स्रोत या गर्म जल के सोते पृथ्वी की भूपर्पटी से भूतापीय उष्ण भौम जल के उद्भव द्वारा उत्पन्न एक जल स्रोत है। भारत के कुछ प्रसिद्ध उष्ण स्रोत हैं पनामिक, जो कि नुब्रा घाटी में है, खीरगंगा, जो कि कुल्लू में है, और युमथांग, जो कि सिक्किम में है। माथेरान में वैज्ञानिकों ने तितलियों की 77 नई प्रजातियों की खोज की। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के वैज्ञानिकों ने मुंबई के निकट माथेरान पहाड़ियों में तितलियों की 77 नई प्रजातियों की खोज की है। इसके साथ ही माथेरान में तितलियों की दुर्लभ प्रजातियों की संख्या बढ़कर 140 हो गई है। BHNS वन्यजीव अनुसंधान से संबद्ध एक गैर सरकारी संगठन है। वर्ष 1883 से ही ये संगठन प्रकृति संरक्षण के कार्यों को बढ़ावा दे रहा है। ये कार्रवाई आधारित अनुसंधान, शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से प्रकृति के संरक्षण का प्रयास करता है। ये सामान्य जनता के लिए प्राकृतिक पदचिह्न और शिविरों का आयोजन और संचालन करता है। यमुना नदी में बहु औषध प्रतिरोधक जीवाणु पाए गए। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं द्वारा एक हालिया अध्ययन में यमुना नदी में कुछ बहु औषध प्रतिरोधक जीवाणुओं के पाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गंभीर जीवाणुओं के रूप में सूचीबद्ध किया हुआ है। वर्ष 2017 में WHO ने मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रतिजैविक प्रतिरोध रोगजनक जीवाणुओं की पहली सूची प्रकाशित की थी। ये पाया गया है कि यमुना नदी में उनके प्रवेश का मुख्य स्रोत सीवेज है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के प्रभाव। ये नदी के जल के स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता है। इससे मनुष्यों और जानवरों में प्रतिरोध के प्रसार की संभावना बढ़ेगी। ई-संजीवनी ये एक वेब आधारित व्यापक टेलीमेडिसिन समाधान है। ये ग्रामीण क्षेत्रों और देश के दूरस्थ इलाकों में निवास करने वाले और अलग रहने वाले समुदायों तक विशेषीकृत स्वास्थ्य देखभाल की सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। इसने 2 प्रकार की टेलीमेडिसिन सेवाओं को सक्षम बनाया है। पहला डॉक्टर से डॉक्टर और दूसरा रोगी से डॉक्टर टेली परामर्श। इसका उद्देश्य शहरी बनाम ग्रामीण, अमीर बनाम गरीब आदि के बीच मौजूद डिजिटल अंतराल को समाप्त करके स्वास्थ्य सेवाओं को न्यायसंगत बनाना है। इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी। हाल ही में इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ये इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर अवस्थित है। रिंग ऑफ फायर से संलग्न होने की वजह से इंडोनेशिया लगभग 130 सक्रिय ज्वालामुखियों का आश्रय स्थल है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर की परिधि में विवर्तनिक प्लेट सीमाओं की एक बेल्ट है, जहां अक्सर भूकंपीय गतिविधियां होती रहती हैं।
इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।